क्या प्रभु श्री राम ने एक नागरिक की बात सुनकर अपनी गर्भवती पत्नी मां सीता को त्याग दिया था? क्या प्रभु श्री राम सच में स्त्री विरोधी थे? यह सवाल प्रत्येक राम भक्त के सामने कभी न कभी जरूर आता है और उत्तर में तर्क न होने के कारण कभी हम निराश होते हैं, तो कभी क्रोधित, तो कभी सवाल से ही दूर भाग जाते हैं। लेकिन चलिए, आज हम इन आरोपों को तर्क और तथ्य के तराजू पे तोलते हैं और सच को जानने की कोशिश करते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आज आपको ऐसे ऐसे तर्क सुनने को मिलेंगे जो इन आरोपों की धज्जियां उड़ा दें। आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि इन आरोपों का सोर्स क्या है। दरअसल वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 43, 44 और 45वें सर्ग में यह घटना घटती है, जब प्रभु श्री राम को पता लगता है कि नगर में बातचीत फैली हुई है कि रावण की लंका में रहने के बाद भी राम ने सीता को अपने घर में रखा हुआ है। अब तो हमें भी स्त्रियों की ऐसी बात सहनी होगी, राम सीता को अपने घर से निकाल क्यों नहीं देते। इसके बाद प्रभु श्री राम सच में भी माता सीता को अपने महल से बाहर निकाल देते हैं। बस इन्हीं सर्गों का हवाला देते हुए लोग प्रभु श्री राम पर आरोप लगाते हैं। लेकिन क्या ऐसे सच में हुआ था? आइए हम इसकी पड़ताल करते हैं। आपने आखिरी कुछ दिनों में तर्क अवश्य सुना होगा कि उत्तरकांड मिलावटी है, इसमें झूठ है, इसे षड्यंत्र के तहत जोड़ा गया है। लेकिन ये कांड क्या भला होती है? दरअसल इसे हम आसान भाषा में चैप्टर्स कह सकते हैं। जैसे कि वाल्मीकि रामायण में सबसे पहले आता है बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर युद्ध कांड और अंततः सबसे विवादित उत्तरकांड। लेकिन इतने विवादित क्यों है? क्योंकि शंभूक वध से लेकर सीता परित्याग की सारी विवादित कथाएं इसी कांड से निकलती है। तो क्या यह सच में झूठ है, इसे बाद में मिलाया गया है? इसे हम बिल्कुल लॉजिकली समझते हैं। वाल्मीकि रामायण को पढ़ा जाए तो सच में उत्तरकांड कुछ मिलावटी या फिर बाद में जोड़ा हुआ लगता है, क्योंकि बाल कांड से लेकर युद्ध कांड तक की पूरी कहानी लीनियर फॉर्म में लिखी गई है। मतलब एक रेखा में घटनाएं घटती है, कोई भी जंप नहीं होता है, जैसा कि हिस्ट्री की डॉक्यूमेंटेशन में होता है। लेकिन उत्तरकांड बिल्कुल फ्री स्टाइल में लिखी गई है, जैसा कि महाभारत और पुराण में होता है। हम बिल्कुल आसान सा उदाहरण ले लेते हैं। बिट्टू है, उसने एक जमीन खरीदी है, उसके बाद उसने मकान का नक्शा बनवाया है, फिर उसने ईंट खरीदी, सीमेंट खरीदी, फिर उसने मजदूरों को हायर किया और एक मकान बनवाया। यह होता है लीनियर फॉर्मेट, यानी कि एक घटना, फिर दूसरी घटना, फिर तीसरी घटना, स्टोरी जंप नहीं करती है। लेकिन फ्री स्टाइल में क्या हो सकता है कि बिट्टू अपने घर में बैठा है और चाय पीते पीते पूछ लेता है, अरे दादाजी, आपने भी तो घर बनाया था, उसके बारे में बताइए। बस दादाजी शुरू कर देते हैं गांव की कहानी। फिर चाय के बाद पकौड़े आ जाते हैं, तो बिट्टू पूछ लेता, अरे पापा, आपने भी तो फैक्ट्री बनवाई थी। तो फैक्ट्री की अलग गाथा वहां पर जुड़ जाती है और फ्लैशबैक पे फ्लैशबैक सीन बनते रहते हैं। तो बाल कांड से लेकर युद्ध कांड बिल्कुल लीनियर फॉर्म में है और उत्तरकांड बिल्कुल फ्री स्टाइल में स्टोरीज में फ्लैशबैक्स चलते रहते हैं। तो कभी भी कोई राइटर ऐसा नहीं करता कि कहानी लिखते लिखते वो 60 से 70% कहानी एक फॉर्मेट में लिखे और अचानक अपना फॉर्मेट ही बदल ले। खासकर मैच्योर राइटर तो कभी भी ऐसा नहीं करते, और हम यहाँ पर बात महर्षि वाल्मीकि की कर रहे हैं। दूसरा मजबूत तर्क यह है कि बाल कांड से लेकर युद्ध कांड तक कहानी पूरी हो चुकी है, तो फिर उत्तरकांड की क्या जरूरत है? दरअसल बाल कांड के 5वें सर्ग में, जी हाँ 5वें, क्योंकि उससे पहले थोड़ी सी वाल्मीकि जी की बैक स्टोरी चलती है कि वो कहानी लिखने तक कैसे आते हैं। लेकिन रामायण की कहानी 5वें सर्ग से शुरू होती है। अमूमन कहानियां कैसे शुरू होती है? वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। ऐसा ही कुछ आपको इस सर्ग में मिलता है, जब इक्ष्वाकु वंश कितना महान है इस बारे में बात होती है और एक नगरी की बात होती है जिसका नाम है अयोध्या। प्रॉपर इंट्रोडक्शन है जैसा कहानियों में होता है। और कहानियां, फिल्में आपने खत्म होते हुए कैसी देखी है? हैप्पी एंडिंग लिखा आता है। ऐसा ही युद्ध कांड के आखिर में होता है, जब प्रभु श्री राम रावण का वध कर देते हैं और माता सीता के साथ वापस अयोध्या आते हैं। फिर वाल्मीकि जी ने लिखा है कि इसके बाद हजारों सालों तक प्रभु श्री राम ने अयोध्या पर राज किया। लेकिन यही नहीं, इसके बाद में फलश्रुति भी आती है, जो तब आती है जब कहानी कथा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। फलश्रुति का मतलब यह होता है कि अब इस कहानी को बोलने से और सुनने से क्या फल मिलेगा।
तो ये तो एंड में ही होता है। अब जब कहानी यहाँ पर कंप्लीट हो गई तो फिर उत्तरकांड लिखने का क्या मतलब है? इन तर्कों के बाद में भी कुछ मित्र ये कहते हैं कि प्रभु श्री राम की कुछ लीलाएं अधूरी रह गई होगी जिन्हें बाद में उत्तरकांड में जोड़ा गया है। लेकिन यदि आप उत्तरकांड का 99वां सर्ग पढ़ें तो वहां पर लिखा गया है कि उत्तरकांड जो कि वाल्मीकि रामायण का ही अंश है। अरे भाई, आपने ऐसी कौन सी किताब आखिरी में पढ़ी थी जहां पर मूल लेखक ये बात कह रहा हो कि आप जो ये पृष्ठ अभी पढ़ रहे हैं ये मेरी ही किताब का अंश है? ये तो वो ही लिखेगा जिसके मन में संशय छुपा हो, डर छुपा हो। यही नहीं, एक और तर्क लीजिए। उत्तरकांड के अंत में भी फलश्रुति आती है जैसा कि युद्धकांड में आई थी, लेकिन युद्धकांड में लिखा था जो भी इस इतिहास को यानी कि हिस्ट्री को, और उत्तरकांड के अंत में लिखा है कि जो भी इस आख्यान को। आख्यान का आसान भाषा में अर्थ होता है कथा, यानी कि बालकांड से लेकर युद्धकांड की कथा को हिस्ट्री बताया गया है और उत्तरकांड को कथा। अब जब साफ साफ लिखा ही हुआ है तो यहां पर ज्यादा डिबेट की बात बनती ही नहीं है। इन तर्कों से एक बात तो साफ हो जाती है कि उत्तरकांड में मिलावट की पूरी संभावनाएं हैं, और यह भी सच हो सकता है जैसा विद्वान कहते हैं कि इसे समय के साथ बाद में जोड़ा गया है। तो अगली बार अब आपके सामने जब कोई सीता परित्याग की या फिर शंभूक वध की बात करे तो आप इन तर्कों का इस्तेमाल बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि जब उत्तरकांड ही नहीं है तो इन आरोपों का सोर्स ही नहीं हो सकता है। मैं यहां पर एक बात साफ कर दूं कि मैं अपने आप को कोई विद्वान या फिर जानकार होने की बात नहीं कह रहा हूं। मैंने बस वाल्मीकि रामायण पढ़ने के दौरान जो चीजें समझी है और जितना मैं समझ पाया हूं बस उसी को साझा किया है। यदि मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। साथ ही अगर मैंने कुछ अधूरा छोड़ दिया हो और मैं किसी चीज को देख ना पाया हो तो आप उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।